मीटिंग ज्वाइन कर लो। जी सबको नमस्कार। नमस्कार सर। कल हमने पढ़ा था सौरमंडल के बारे में और सौरमंडल में स्थित सभी ग्रहों की कक्षाओं के बारे में, और उसके पश्चात भवचक्र में ग्रह राशि और नक्षत्रों की स्थिति किस प्रकार से रहती है उसके बारे में पढ़ा था। और ज्योतिष के 3 स्तंभ जो ग्रह राशि और भाव हैं उनके बारे में हमने विचार किया था। तो आज उससे आगे प्रारंभ करेंगे। जैसे देखिए, ये ज्योतिष के 3 स्तंभ हैं, प्लेनेट्स, ग्रह, साइंस, राशि और हाउसेस। और इनकी संख्या ग्रह जो है वो 9 है, राशियां 12 है और भाव भी 12 है, और नक्षत्रों की संख्या जो है वो 27 है। तो जो नवग्रह हैं उनमें जो स्थितियां हैं इस तरह से है, जैसे कि सूर्य है और सन, चंद्रमा मून, और मार्स मंगल, मरकरी बुध, जुपिटर बृहस्पति, वेनस शुक्र और सैटर्न शनि, और राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं। और इन ग्रहों की जो स्थिति है, सूर्य जो है एक राशि में 1 महीने तक रहता है, अर्थात एक राशि का भोग जो है 30 दिन में पूरा करता है। और सूर्य को एक राशि का 12 राशियों का भोग करने में 1 साल लग जाता है। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा की गति बहुत ज्यादा तीव्र है, बहुत ही तेज गति से चलते हैं और लगभग 2.25 दिन या 2.5 दिन में एक राशि को पूरा कर लेते हैं। और इन्हें 12 राशियों का भोग करने में 1 मंथ का समय लगता है। 1 महीने में ये 12 राशियों का भोग कर लेते हैं। सूर्य जहाँ पे एक राशि का भोग 1 महीने में करता है, वहीं पे चंद्रमा जो है 12 राशियों का भोग 1 महीने में कर लेता है। और उसके बाद है मार्स, मंगल। जो मंगल है, मंगल लगभग 1.5 महीने में एक राशि का भोग करता है। एक राशि का चक्कर 1.5 महीने में लगाता है। और सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में या 12 राशियों का भोग करने में चंद्रमा मंगल को 1.5 साल का समय लगता है। और इसके पश्चात है मरकरी, बुध। बुध की जो स्थिति है, बुध 33 दिन में एक राशि का भोग करता है। और कभी कभी इसकी स्थिति तेज भी रहती है, जैसे कि अगर वक्री ना हो बीच में तो जल्दी भी, जैसे 24 या 25 दिन में एक राशि का भोग कर लेता है। तो बीच में ग्रह जो है वक्री हो जाता है, कभी 1.5-2 महीने इतनी टाइम भी लग जाता है। तो कुल मिलाकर जो है एक राशि का भोग जो है लगभग 33 दिन में, और 12 राशियों का भोग 1 साल में पूरा करता है। और उसके पश्चात ग्रह आता है जुपिटर, बृहस्पति, गुरु। गुरु जो है एक राशि का भोग जो है 1 साल में पूरा करता है। काफी धीमी गति का ग्रह है जो गुरु है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो 1 साल में यह एक राशि को पूरा करता है। और 12 राशियों को पूरा करने में गुरु को 12 साल का समय लग जाता है। और इसके पश्चात है वेनस, शुक्र। तो जो शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र एक राशि का भोग करने में यही लगभग 35 दिन या 30 दिन का समय लेता है। और 12 राशियों का भोग लगभग 1 साल या 13 महीने में पूरा कर लेता है। और उसके पश्चात है सैटर्न की। सैटर्न जो है बहुत ज़्यादा धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, और ये एक राशि का भोग 2.5 साल में पूरा करता है। तो इसीलिए जब भी 7.5 लगती है तो वो 7.5 साल की होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है, शनि जो है, एक राशि का भोग 2.5 साल में करता है। और शनि की 7.5 चंद्रमा पर लगती है। तो चंद्रमा जिस राशि में होता है उस राशि से
एक राशि पहले और एक राशि बाद में। शनि का प्रभाव साढ़े साथी के लिए पूरा चलता है, यानी कि एक राशि जो पहले, जैसे चंद्रमा जिस राशि में होता है उस राशि से एक राशि पहले तो वो 2.5 साल, और एक राशि बाद की वो 2.5 साल, और जिस राशि में है वो 2.5 साल, तो उनको जोड़ के जो है वो 7.5 साल हो जाते हैं। तो इसीलिए शनि का प्रभाव जो है उसमें साढ़े साथी बोलते हैं उसको। और एक राशि का भोग शनि 2.5 साल में पूरा करता है, और 12 राशियों का भोग पूरा करने में शनि को 30 साल लग जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, और इसका प्रभाव भी इसीलिए बहुत ज़्यादा होता है। और उसके पश्चात जो ग्रह है वो है राहु। राहु भी एक राशि का भोग करने में 1.5 साल लेता है, अर्थात 1.5 साल में राहु एक राशि को पार करता है, और 12 राशियों को पार करने में राहु को 18 साल लग जाते हैं। अर्थात 1.5 साल एक राशि में रहता है और 18 साल जो है 12 राशियों को पूरा करने में लगाता है। और केतु की भी वही स्थिति है। केतु जो है एक राशि में वही 1.5 साल लेता है और 12 राशियों का भोग करने में 18 साल लेता है। तो इस तरह से इनका क्या है कि ये दोनों जो ग्रह हैं एक दूसरे के हमेशा अपोजिट रहते हैं। तो जैसे कि राहु है, राहु से केतु जो है वो 7वें स्थान पर हमेशा रहता है, और दोनों सभी ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे अगली राशि से, या जैसे वृषभ राशि से मेष राशि में जाएंगे और मेष से मीन में, इस तरह से चलते हैं ये दोनों ग्रह। तो ये थी इन ग्रहों की स्थिति। आगे बात करते हैं जैसे राशियों की। तो राशियां जैसे एरीज मेष राशि, टॉरस वृषभ राशि, जेमिनी मिथुन राशि, कैंसर कर्क राशि, लियो सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि, लिब्रा तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और सेजिटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, और पाइसेस मीन राशि। तो इस तरह से इन 12 राशियां हैं ये, और इन 12 राशियों की जो स्थिति है आगे चलकर जो है, ये राशियां जैसे इनके नाम है कुंडली में, आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। आपको आगे चलकर इन राशियों के नाम नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको मिलेगा इनका नंबर। जैसे मेष राशि है तो 1 नंबर, और जैसे स्कॉर्पियो है तो यहाँ पे 8 नंबर होगा। तो इस तरह से ही रहेगा। जैसे लियो है तो इसमें 5 नंबर होगा। तो इसलिए नंबर के हिसाब से आपको आगे चल के ये याद रखने होंगे। और जो ग्रह हैं, जैसे कि ये जो 9 नवग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में सबके लिए राशियों का वो है समूह है। देखिए जैसे कि सूर्य है, सूर्य की राशि जो है वो सिंह राशि है। चंद्रमा की भी एक ही राशि है, कर्क राशि। सूर्य और चंद्रमा को जो है राशियां हैं 12, और ग्रह जो है वो है, मूल ग्रह जो है वो 7 ही हैं। तो जो 7 ग्रह हैं और 12 राशियां, उनमें 12 राशियों को 7 ग्रहों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि दे दी गई। जैसे सूर्य की जो राशि है वो है सिंह राशि, और चंद्रमा की राशि कर्क। और इस तरह से ही 2 राशियां इन 2 ग्रहों को होगी, तो बच गई 10 राशियां और 5 ग्रह। अब जो 5 ग्रह बचे उनको 2-2 राशियां दे दी गई। जैसे कि मार्स है तो मार्स के लिए मेष राशि और वृश्चिक राशि, और मरकरी की भी 2 राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। और उसके पश्चात आते हैं जुपिटर। तो जुपिटर की भी 2 राशियां हैं, धनु और मीन राशि। उसके पश्चात वीनस की भी 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। उसके पश्चात सैटर्न है, शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। आगे राहु और केतु हैं, इनकी कोई राशियां नहीं हैं क्योंकि ये छाया ग्रह हैं।
इसीलिए इनको राशियां नहीं दी गई हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं सूर्य के परिवर्तन की। जैसे सूर्य कब किस राशि में परिवर्तन करता है उसके बारे में विचार करेंगे। एक मिनट। देखिए ये कुंडली है, जैसे कि मान लीजिए ये अप्रैल की है, 15 अप्रैल 1985 की है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे सूर्य जो है मेष राशि में है। सूर्य बैसाखी के दिन 14 अप्रैल को मेष राशि में जाता है। तो यहाँ पे सूर्य मेष राशि में हुआ और सूर्य जो है वो 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक मेष राशि में रहता है। तो यहाँ पे 15 अप्रैल की एक कुंडली है, तो यहाँ पे सूर्य मेष राशि में है। तो देखिए आगे जैसे मई में हम अगर 16 तारीख का वो करते हैं, 15-16 का, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने 15 मई का वो किया, तो 15 मई को जो है सूर्य वृषभ राशि में चला गया। तो यहाँ पे सूर्य का परिवर्तन जो है, सूर्य एक महीने में एक राशि को पूरा करता है और यह वैशाख से चैत्र मास से शुरू होता है। चैत्र मास में जो है सूर्य मेष राशि में होता है और यह 15 मई तक मेष राशि में रहता है। तो 15 मई के बाद जैसे सूर्य यहाँ वृषभ में आ गया और ये एक महीने तक रहेगा, 15 जून तक रहेगा वृषभ में, और 15 जून को देखें तो ये तुला इसमें मिथुन राशि में चला जाएगा। देखिए 16 जून को सूर्य जो है मिथुन राशि में, तो इसीलिए इस प्रकार से इसका परिवर्तन होता रहता है। सूर्य हर महीने जो है एक राशि में रहता है। जैसे कि सूर्य 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक मेष राशि में रहता है और 14 मई से लेकर के 14 जून तक वृषभ राशि में, और 14 जून से लेकर के 14 जुलाई तक मिथुन राशि में, और 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक कर्क राशि में। और इसी क्रम से सूर्य जो है 12 राशियों का भोग करता है। तो ये जो है हमारा सूर्य का राशि परिवर्तन है। आगे हम बात करेंगे लगन निकालना, कि लगन किस प्रकार से निकाला जाता है। तो उसके लिए देखिए एक चीज है, यदि किसी का जन्म सूर्य उदय के समय होता है तो हमेशा सूर्य जो है वो लगन में होता है। और लगन निकालने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस दिन का हम लगन निकाल रहे हैं उस दिन सूर्य किस राशि में है और कितने डिग्री पर है। अगर हमें ये मालूम है तो हम लगन निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हम मान लीजिए आज सूर्य जो है वो धनु राशि का 18 डिग्री पर है और आज का जो सूर्योदय है वो 7:05 का है। तो 1 मिनट निकाल के देखते हैं। तीन जनवरी ये देखिए इस तरह से, जैसे कि हमने मान लिया कि आज जो है सूर्य जो है धनु राशि में 18 डिग्री पर है
तो जैसे कि 18 डिग्री पर, और सूर्य जो उदय है वो 7:15 का है या 7:05 का है। तो सूर्य उदय के समय लगन और जो सूर्य की जो डिग्री है वो समान होती है। सूर्य उदय के समय सूर्य की डिग्री और लगन की डिग्री बराबर होती है। तो जैसे लगन की डिग्री यहाँ पे 17 डिग्री है, तो और लगन की डिग्री भी हम यहाँ पे 17 डिग्री ही मानेंगे। तो जो 17 डिग्री के बाद आगे 13 डिग्री बची, वो सूर्य उदय के बाद का लगन रहेगा। मान लीजिए कि 17 डिग्री तक लगन हो चुका है, तो सूर्य उदय के समय 17 डिग्री तक का लगन रहेगा, और उसके बाद जो है जो 13 डिग्री बचेगी, केवल उतना ही लगन शेष रहेगा। तो 13 डिग्री एक लगन जो है, लगन भी 30 डिग्री का होता है। जैसे एक राशि 30 डिग्री की होती है, वैसे ही एक लगन जो है वो भी 30 डिग्री का होता है, और एक लगन 2 घंटे का होता है। तो जो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को अगर हम 2 घंटे में डिवाइड करें तो 1 डिग्री जाने में 4 मिनट लगते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 13 डिग्री बची हुई है सूर्योदय के पश्चात। तो 13 डिग्री को जाने में कितना समय लगेगा? 13 डिग्री को जाने में लगेंगे 52 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर होती है। तो इसमें 52 मिनट इसके पश्चात रहेंगे। तो हमने माना कि 7:05 का जो है वो सूर्योदय है। तो आगे हम 52 मिनट और जोड़ लेंगे, तो आप ये मान सकते हैं कि 7:57 पे हमारा लगन जो है वो समाप्त होगा। तो 7:57 पर हमारा लगन समाप्त हो रहा है, तो उसके पश्चात 2 घंटे तक अगला लगन रहेगा। तो जो मकर लगन है वो 7:57 का है, तो 8:57, 9:57, तो 9:57 लगभग ये मान के चलिए कि 10 बजे तक जो है आपका मकर लगन होगा। 10 बजे तक अगला लगन शुरू रहेगा। तो 10 बजे तक मकर लगन होगा, और 11, 12, तो मकर लगन 12 बजे तक रहेगा। फिर वैसे ही अगला लगन कुंभ लगन 12 बजे से 2 बजे तक, और 2 बजे से 4 बजे तक मीन लगन। तो इस तरह से ही 2-2 घंटे आगे करके आप लगन निकाल सकते हैं कि लगन कैसे निकलेगा। तो यदि आपको सूर्य उदय का पता हो कि सूर्य किस राशि में है और सूर्य की डिग्री कितनी है, तो आप लगन को निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये हैं नवग्रह। ये हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु 2 छाया ग्रह हैं। तो देखिए, जो सूर्य है, सूर्य पिता का प्रतीक है और यह ब्रह्मांड की आत्मा है। सूर्य से अहम, सहानुभूति, प्रभाव, यश, स्वास्थ्य, दाया नेत्र, औषधियों आदि का विचार किया जाता है, चिकित्सक आदि का विचार किया जाता है। सूर्य पितृकारक ग्रह है, और सूर्य से आत्म बल का विचार किया जाता है। सूर्य यदि अच्छा हो तो आत्म बल अच्छा रहता है, और यह राजनीति में सफलता दिलाता है, और पिता का प्रतीक है। तो विज्ञान और गौरव, पराक्रम, पराक्रम का प्रतीक है। आत्मा तत्व ग्रह है, और सूर्य जो है तेज का कारक है। और सूर्य एक, जो सूर्य की दशा है वो 6 साल की रहती है। तो इस तरह से ये सूर्य का। और बात करते हैं उसके पश्चात मंगल की। तो जैसे कि चंद्रमा है, चंद्रमा जो है मन का कारक है, और चंद्रमा से मन का विचार किया जाता है। मन का कारक ग्रह चंद्रमा है। जब भी यह पीड़ित होता है तो जातक की मानसिक स्थिति कमजोर रहती है, और चंद्रमा से इसका स्थूल शरीर है, घुंघराले बाल हैं, गौर वर्ण है, और सुंदर आंखों का प्रतीक है। चंद्रमा मन, माता, भ्रमण, रुचि, रस, सम्मान, निद्रा,
प्रसन्नता, धन, यात्रा, जल, स्थिर मन आदि का कारक है। और चंद्रमा के जो पदार्थ हैं जैसे कपड़ा, दूध, शहद, मिठाई, वस्तुएं, चावल, जौ इत्यादि का विचार किया जाता है। और अंग में जैसे कि नसें, मस्तिष्क, छाती और प्रजनन केंद्र, तो इन चीजों का विचार जो है वो चंद्रमा से किया जाता है। और चंद्रमा के रोग जो है जैसे सांस की बीमारी, त्वचा की बीमारी, अपच या मदाग्नि बीमारियों आदि का कारक है। यह कफ और वायु का भी कारक माना जाता है। चंद्रमा का जो धातु है वो चांदी है और चंद्रमा के लिए मोती रत्न डाला जाता है, धारण किया जाता है। आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है वो पराक्रम का कारक है। यह साहस का कारक है, पराक्रम का कारक है, प्रतियोगिता, क्रोध, उत्तेजना, षड्यंत्र जैसे शत्रु, पक्ष विपक्ष आदि का कारक है, क्रोध का कारक है, जल्दबाजी का कारक है और दुर्घटना आदि का भी यह कारक बन जाता है क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह है। और जैसे कि अग्नि, घाव, भूमि, अचल संपत्ति जैसे प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है मंगल से। और मंगल से छोटे भाई का विचार किया जाता है, चाचा का लड़का, नेता जैसे पुलिस हुआ या फौज सर्जन आदि का विचार किया जाता है, मेडिकल लाइन का विचार किया जाता है, इंजीनियरिंग आदि का विचार मंगल से किया जाता है। मंगल जो है वो इससे जल्दबाजी बहुत ज्यादा रहती है, अग्नि तत्व ग्रह है और क्रोध का कारक है। तो इस तरह से ये मंगल के जो है वो कारकत्व आते हैं। मंगल के बाद बुध ग्रह। बुध जो है बुद्धि का मूल कारक ग्रह है। बुध से बुद्धि का विचार किया जाता है और इससे जैसे बुध जो है हास्य, विनोद आदि का प्रतिनिधित्व करता है। और बुध बालक है, इसीलिए जो जैसे कि कह सकते हैं बचकानी हरकतें, उस तरह की भी स्थिति बुध में बनती है। यह राजकुमार है और बुध के प्रभाव से जातक की वाणी प्रबल होती है और बुद्धिमान होता है। वाणी में जो है वो तर्क शक्ति जातक की अच्छी होती है। शिक्षा, शिक्षण, गणित आदि में जातक की अच्छी पकड़ होती है। ज्योतिषी होता है जातक, लेखक होता है, व्यापार जैसे कंपटीशन आदि में सफलता प्राप्त करता है। तो ये बुध के कारकत्व हैं। आगे बात आती है गुरु की। जो गुरु है वो ज्ञान का कारक ग्रह है। गुरु से विवेक, बुद्धिमता, शिक्षण, शरीर की धार्मिक कार्य, ईश्वर के प्रति निष्ठा, बड़ा भाई, पवित्र स्थान, दार्शनिकता, धार्मिक ग्रंथों, पठन पाठन आदि का विचार किया जाता है। गुरु सच्चाई का प्रतीक है और दार्शनिक प्रत्येक प्रकार के विज्ञान में रुचि रखने वाला धार्मिक गुरु, अध्यापक, दान देना, परोपकार, मंत्री, सलाहकार, फलदार वृक्ष और पुत्र आदि का कारक माना जाता है। गुरु से जो है पीली वस्तुओं का विचार किया जाता है, जैसे न्यायालय हुआ, पाठशाला हुआ या मंदिर हुआ या धार्मिक स्थान हुए। उस तरह से गुरु से इस चीज का विचार किया जाता है। आगे ग्रह है शुक्र, वीनस। शुक्र जो है वो मूल रूप से भौतिक सुखों का कारक है। इससे पति पत्नी का विचार किया जाता है, विवाह का विचार किया जाता है, प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है, संगीत, काव्य, इत्र, सुगंध द्रव्य जैसे होते हैं, या घर की सजावट। यह मूल रूप से ऐश्वर्य का कारक है। ऐश्वर्य पदार्थ जैसे कि लग्जरियस लाइफ का कारक है। तो अगर शुक्र मजबूत होता है तो जातक को सुख सुविधाएं अच्छी मिलती हैं। और जैसे शुक्राणु रति और का कारक होता है, जातक प्रेम संबंध, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है, नेतृत्व कला अच्छी होती है। तो इस तरह से ये शुक्र के कारकत्व हैं
और शुक्र से सफेद चीजों का विचार किया जाता है। और शुक्र के लिए धातु इसकी जो है वो चांदी है, और शुक्र के लिए रत्न हीरा धारण किया जाता है। आगे बात आती है शनि की। शनि जो है वो आयु का कारक है, दुख का कारक है, रोग का कारक है, मृत्यु का कारक है, संकट, गरीबी, आजीविका, नैतिकता तथा धार्मिक कार्य, विदेशी भाषा या विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा, मेहनत करने वाले कार्य जैसे मजदूर वर्ग है उसका विचार शनि से किया जाता है। जैसे कृषि कार्य है या लोहा है, तेल है, खनिज पदार्थ हैं, उनका विचार शनि से किया जाता है। कर्मचारी वर्ग है, सेवक हैं, जैसे जो भी नौकरी का जो मूल कारक है जॉब का, उसको शनि 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 से ही देखा जाता है, क्योंकि शनि जो है नौकरी का मूल कारक है। और चोरी, क्रूर कार्य या पंगुता, अंग भंग, लोभ, लालच और चार दीवारी में बंद रहना, जेल, इस तरह के विचार जो है उस शनि से किए जाते हैं। तो शनि जो है वो वृद्धावस्था का कारक है, इसीलिए रोग का कारक बनता है। रोग का विचार शनि से किया जाता है। आगे बात आती है राहु की। राहु जो है वो छाया ग्रह है और पूर्वजों का विचार जैसे दादा दादी आदि का विचार राहु से किया जाता है। कठोर वाणी, जुआ। राहु जो है वो विचलित करने वाला ग्रह है। अशांति का विचार राहु से किया जाता है। राहु की दशा में जातक की बुद्धि जो है अस्थिर रहती है, वो कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाता। जैसे और राहु विदेशी लोग हुए, जैसे विदेश यात्रा या विष चोरी, दुष्टता या धार्मिक यात्राएं, षड्यंत्रकारी, इस तरह का विचार राहु से किया जाता है। और राहु जो है के लिए धातु, पंच धातु राहु की मानी गई है और इनके लिए गोमेद रत्न धारण किया जाता है। आगे बात आती है केतु की। केतु भी छाया ग्रह है। केतु को कुछ हद तक तो शुभ ग्रह भी मानते हैं, लेकिन यह राहु के आमने सामने होने के कारण, हमेशा 7वें स्थान में होने के कारण इसे भी पाप ग्रहों में ही इसकी गणना की जाती है। और राहु से जैसे ज्वर हुआ, घाव हुआ, शत्रुओं को नुकसान पहुंचाना या तांत्रिक कार्य, तंत्र मंत्र, इस तरह से जैसे बहुरंगी पक्षी या मोक्ष, अचानक होने वाली घटनाएं राहु प्रेजेंट करता है। और जैसे कि अशुभ धार्मिक प्रवृत्ति, सांप्रदायिक कट्टरता, घमंडी, स्वार्थी, इस तरह के विचार जो है वो राहु केतु से किए जाते हैं। केतु की भी अष्ट धातु है और इनका रत्न जो है केतु के लिए रसुनिया धारण किया जाता है। आगे बात करते हैं शुभ और अशुभ ग्रहों की। तो देखिए, जो चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु, इनको अधिकाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। देखिए, सबसे शुभ ग्रह गुरु को माना जाता है और गुरु के पश्चात शुभ ग्रह की बारी है शुक्र की, और शुक्र के पश्चात बुध और बुध के पश्चात चंद्रमा। क्योंकि बुध जो है हमेशा शुभ नहीं होते। बुध का अगर शुभ ग्रह के साथ होगा तो शुभ फल करेगा, यदि पाप ग्रह के साथ होगा तो पाप फल करता है। तो जब भी ग्रह जो है, बुध ग्रह जो है शुभ ग्रह के साथ होगा तो उसे शुभ मानेंगे, जब वो पाप ग्रह के साथ जाएगा या पाप ग्रह के साथ होगा तो वह अशुभ फल करता है। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है, जब चंद्रमा पक्षबली होता है, जैसे पूर्णिमा के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद चंद्रमा जो है प्रबल होता है, शुभ होता है, पूरी तरह से शुभ होता है। अमावस्या के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद जो है चंद्रमा हीन बली होता है। इसमें चंद्रमा अपना फल नहीं दे पाता और अशुभ माना जाता है। बाकी समय में चंद्रमा जो है वो सम रहता है। तो इस तरह से
4 जो है वो शुभ ग्रह हो जाते हैं। और बाकी अशुभ ग्रहों की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अशुभ ग्रह जो है वो राहु है। राहु के बाद जो है शनि की बारी है, और शनि के बाद जो है मंगल है। और मंगल से जो सूर्य जो है उसको क्रूर ग्रह माना जाता है। कभी कभी क्रूरता जो है कभी कभी अशुभ ही मानी जाती है। क्रूर व्यक्ति जो है उसको खराब ही, गलत ही माना जाता है। तो इसीलिए सूर्य को अशुभ ग्रहों की संज्ञा दी जाती है, पर सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं माना जाता। और जैसे यदि बुध पाप ग्रह के साथ हो तो बुध भी पाप ग्रह माना जाता है, और यदि चंद्रमा पक्ष बलि ना हो तो चंद्रमा भी इसमें अशुभ ग्रह की श्रेणी में ही आता है। तो इस तरह से जो शुभ अशुभ ग्रह हैं वो इस तरह से हैं। आगे बात करते हैं कि ग्रहों के उच्च नीच, जो नव ग्रह हैं वो किस राशि में उच्च के होते हैं और किस राशि में नीच के होते हैं। तो जैसे कि सूर्य है, सूर्य मेष राशि के 10 अंश पर परम उच्च माना जाता है। सूर्य मेष राशि में मंगल की राशि में 10 अंश पर जब भी होता है तो पूर्ण उच्च माना जाता है। और मेष से जैसे अपनी राशि से, अपनी उच्च राशि से सप्तम राशि जैसे तुला राशि है तो उसमें सूर्य जो है वो नीच का माना जाता है। तो यहाँ भी सूर्य अपनी 10 डिग्री पर ही परम नीच माना जाता है तुला राशि में। तो सभी ग्रहों का ऐसे रहता है, जिस राशि में जो ग्रह उच्च का होगा उससे उस राशि से सप्तम राशि में ग्रह नीच का होता है। तो बात करते हैं जैसे चंद्रमा की, तो चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री पर उच्च का होता है, और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री में नीच का होता है। तो इस तरह से, और 3 डिग्री के बाद जो है यह सामान्य फल प्रदान करता है। और इसके बाद बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जो है मकर राशि में, शनि की राशि में 28 डिग्री पर उच्च का माना जाता है, परम उच्च होता है। और अपनी राशि से सप्तम राशि, जैसे मकर से सप्तम कर्क राशि है, तो उस राशि में चंद्रमा मंगल जो है वो नीच का माना जाता है। तो मंगल जो है शनि की राशि में उच्च का होता है और चंद्रमा की राशि में नीच का, वो भी 28 डिग्री पर। और इसके बाद बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है वो कन्या राशि में 15 डिग्री पर उच्च का होता है, और मीन राशि में, कन्या से सप्तम राशि मीन है तो मीन राशि में 15 डिग्री पर परम नीच का होता है। अब बात करते हैं गुरु की। तो बृहस्पति जो है कर्क राशि में 5 डिग्री पर उच्च का माना जाता है, और मकर राशि में 5 डिग्री पर ही नीच का माना जाता है। और उसके बाद बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का माना जाता है 27 डिग्री पर, और मीन राशि से सप्तम राशि कन्या राशि में नीच का माना जाता है 27 डिग्री पर। शुक्र जो है मीन राशि के 27 डिग्री पर उच्च का होता है, और कन्या राशि के 27 डिग्री पर नीच का होता है। और शनि जो है तुला राशि में 20 डिग्री पर उच्च का माना जाता है, और शनि तुला से सप्तम राशि मेष राशि में 20 डिग्री पर ही नीच का माना जाता है। और उसके बाद है राहु। तो राहु जो है, राहु को मिथुन राशि में, मिथुन राशि राहु की उच्च राशि मानते हैं। कुछ विद्वान जो है वृषभ राशि को भी राहु की उच्च राशि मानते हैं।
तो इसलिए इन दोनों ही राशियों में राहु को उच्च माना जाता है। जैसे राहु जो है मिथुन राशि के 15 डिग्री पर उच्च का होता है, और वैसे ही वृषभ राशि में भी 15 डिग्री पर परम उच्च का होता है और धनु राशि के 15 डिग्री पर परम नीच का होता है, या वृश्चिक राशि के 15 डिग्री पर परम नीच का होता है। और केतु का उससे उल्टा है, केतु धनु राशि में 15 डिग्री पर ही उच्च का माना जाता है, और मिथुन राशि के 15 डिग्री पर ही परम नीच का माना जाता है। 15 डिग्री पर ही परम नीच का माना जाता है। तो इस तरह से राहु और केतु जो है दोनों विपरीत एक दूसरे के सप्तम भाव में रहते हैं हमेशा। तो उसी तरह से इनकी उच्च नीच राशियां भी उसी तरह से है। राहु की जो है उच्च राशि मिथुन है, तो ये केतु की नीच राशि है, और राहु की नीच राशि धनु है, तो यह केतु की उच्च राशि है, और दोनों 15-15 डिग्री पर ही उच्च नीच के होते हैं। तो ये थे ग्रहों के उच्च नीच। और अब बात करते हैं जैसे कि ग्रहों की राशियों की। जैसे सूर्य की सिंह राशि है, चंद्रमा की वृषभ राशि है, मंगल की मेष और वृश्चिक राशि, बुध की मिथुन और कन्या राशि, गुरु की धनु और मीन राशि, शुक्र की वृषभ और तुला राशि, शनि की मकर और कुंभ राशि। राहु केतु की कोई राशियां नहीं है, फिर भी राहु को कन्या राशि राहु की जो है स्वराशि मानी जाती है। अब बात करते हैं इनके मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण में जैसे कि सूर्य है, सूर्य अपनी ही राशि, जैसे सूर्य की सिंह राशि है, तो सूर्य अपनी राशि में 0 से लेकर के 20 डिग्री तक अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है, और चंद्रमा वृषभ राशि में या शुक्र की राशि में जो है 4 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक, क्योंकि 4 डिग्री तक 3 डिग्री तक तो चंद्रमा जो है वृषभ राशि में उच्च का होता है, तो उसके पश्चात जो है 4 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण का माना जाता है। और वैसे ही मंगल की बात करें तो मंगल जो है मेष राशि में, मंगल मेष राशि के 0 से लेकर के 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण का माना जाता है। मूल त्रिकोण का मतलब है कि जिन दो ग्रहों की दो दो राशियां हैं, उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है, तो मूल रूप से उसी कोई राशि को ही माना जाता है। जब भी कोई ग्रह कुंडली में, जैसे पहली जैसे मेष राशि है, वो जैसे मेष लग्न की कुंडली है, तो पहली राशि मेष है जो वो लग्न में पड़ी, और दूसरी राशि अष्टम भाव में, तो इसमें मूल त्रिकोण राशि जो है वो लगन में है, दूसरी राशि अष्टम भाव में, तो मंगल को प्रबल माना जाएगा। तो ये देखिए जैसे कि मंगल मेष राशि में 0 से लेके 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण में होता है। और बात करें बुध की, तो बुध भी स्वराशि कन्या में 16 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है, मूल त्रिकोण का होता है, क्योंकि बुध जो है कन्या राशि में उच्च का भी होता है। तो बुध कन्या राशि के 15 डिग्री तक उच्च का होता है, और 15 के बाद मूल त्रिकोण का होता है 20 डिग्री तक। और इसके बाद जैसे कि बात करते हैं गुरु की बृहस्पति की, तो बृहस्पति जो है कर्क राशि में उच्च का माना जाता है। बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में उच्च का माना जाता है कितने डिग्री पर? 5 डिग्री पर। बृहस्पति कर्क राशि में 5 डिग्री तक उच्च का होता है। और उसी क्रम में कर्क से 7वीं राशि बनती है मकर, तो मकर राशि के 5 डिग्री तक जो है गुरु जो है वो नीच का होता है। गुरु मकर राशि के 5 डिग्री तक नीच का होता है। और
और इसी में जो गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है धनु। तो धनु राशि में जो गुरु है वो 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण का माना जाता है। और इसके बाद है शुक्र की बारी। तो शुक्र जो है, शुक्र ग्रह जो है अपनी तुला राशि में 0 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण का माना जाता है। तो शुक्र जो है तुला राशि में 0 डिग्री से 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण का माना जाता है। और इसके बाद शनि, शनि तुला राशि में, शनि जो है वो, शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कुंभ बनती है। शनि उच्च का होता है तुला राशि में और नीच का है मेष राशि में, लेकिन जो मूल त्रिकोण राशि है वो है कुंभ। कुंभ के शनि जो है 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण का होता है। शनि जो है कुंभ राशि में 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण का होता है। और उसके बाद बात करते हैं राहु की। तो राहु मिथुन राशि में, ये तो मिथुन राशि में 15 डिग्री तक उच्च का होता है, लेकिन राहु की जो मूल त्रिकोण राशि है, जैसे मैंने बताया था कि राहु की स्वराशि कन्या मानते हैं, तो इसीलिए राहु जो है कन्या राशि के 0 से लेकर के 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण का माना जाता है। और वैसे ही केतु, केतु कन्या से 7वीं राशि मीन राशि, तो केतु मीन राशि के 0 से लेकर के 15 डिग्री तक जो है मूल त्रिकोण का माना जाता है। तो इस तरह से इन ग्रहों के उच्च नीच कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कौन सी राशि में नीच का होता है, और कितने डिग्री पर उच्च का होता है और कितने डिग्री पर नीच का होता है, और मूल त्रिकोण राशियां कौन सी हैं ग्रहों की, और मूल त्रिकोण राशियां कितने डिग्री तक रहती हैं, कितने डिग्री तक कौन सा ग्रह मूल त्रिकोण में रहता है, इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। और ये आगे चल के आपको कुंडली देखने में सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष रहेगा, तो इसलिए इन चीजों को याद करना बहुत जरूरी है। और आगे बात करते हैं ग्रहों का जो है उदयस्त। जैसे कि जो सूर्य है, सूर्य के यदि चंद्रमा 12 डिग्री के बीच में रहता है, जैसे सूर्य माना मेष राशि में 2 डिग्री पर है और चंद्रमा जो है मेष राशि के 12 डिग्री पर है, तो चंद्रमा जो है सूर्य से अस्त माना जाएगा, क्योंकि सूर्य के यदि चंद्रमा 12 डिग्री के बीच में होगा तो चंद्रमा अस्त माना जाएगा। यदि 12 डिग्री के बाद का चंद्रमा होता है, जैसे मेष के 2 डिग्री पे सूर्य है और चंद्रमा जो है मेष राशि के 15 डिग्री पर है या 18 डिग्री पर है, तो चंद्रमा जो है अस्त नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार मंगल का है, मंगल भी सूर्य से 17 डिग्री पर, 17 डिग्री तक जो है अस्त माना जाता है। जैसे कि मंगल का मान सकते हैं, जैसे मंगल जो है माना मंगल जो है 25 डिग्री पर है और सूर्य जो है वो 8 डिग्री पर है। तो इस तरह से अगर देखें तो सूर्य अगर 8 डिग्री पर है, मंगल 25 डिग्री पर है, तो मंगल जो है अस्त नहीं माना जाएगा। और यदि सूर्य 8 डिग्री पर है, मंगल 10 डिग्री पर है या मंगल 20 डिग्री पर है, तो मंगल जो है अस्त माना जाएगा। उसी क्रम में बुध की भी है, बुध 14 डिग्री तक अगर सूर्य के साथ में होगा, 14 डिग्री के अंदर होगा तो अस्त माना जाएगा, यदि 14 डिग्री के बाहर होगा तो अस्त नहीं माना जाएगा। और गुरु 11 डिग्री का है गुरु का, यदि गुरु 11 डिग्री तक, जैसे मानिए कि
सूर्य जो है वो 10 डिग्री पर है और गुरु जो है वो 20 डिग्री पर है, तो गुरु अस्त माना जाएगा। यदि गुरु 24 डिग्री पर है तो गुरु अस्त नहीं माना जाएगा। वैसे ही शुक्र जो है वो 10 डिग्री है शुक्र की, तो सूर्य यदि 10 डिग्री पर है, शुक्र 20 डिग्री पर है, तो शुक्र अस्त माना जाएगा। यदि 1 डिग्री ऊपर चला गया, जैसे 21 डिग्री पर है शुक्र, तो शुक्र अस्त नहीं माना जाएगा। और शनि का भी वैसे ही है, शनि 16 डिग्री पर, यदि सूर्य से 16 डिग्री के अंदर यदि शनि होगा तो वह अस्त होगा, यदि बाहर होगा तो अस्त नहीं होगा। जैसे कि सूर्य 5 डिग्री पर है और शनि जो है 20 डिग्री पर है, तो शनि जो है अस्त माना जाएगा। यदि शनि 25 डिग्री पर है तो शनि जो है वो अस्त नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से इन ग्रहों की डिग्रियों के बारे में है। तो चलिए आज की क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं जी।